निकोलस मड्यूरो के पकड़े जाने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये दावा किया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका अब वेनेजुएला का प्रभारी है। लेकिन वास्तव में इसका क्या मतलब है और क्या होता है दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र का भविष्य क्या होगा? अमेरिकी विशेष द्वारा मडूरो के परिसर पर छापा, सेना ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को पकड़ लिया और दुनिया सावधान। पूरा ऑपरेशन खत्म हो चुका था। मात्र 2 घंटे 20 मिनट में हवाई हमले के साथ कराकस के आसपास के सैन्य स्थल अमेरिका के पास था। अभी अभी आधुनिकतम सबसे साहसी छापा मारा गया। सैन्य इतिहास सवाल बना हुआ है। अब क्या? जब व्हाइट हाउस कहता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका है प्रभारी, इसका मतलब कानूनी स्वामित्व नहीं है, कब्जा या कब्जा। इसके बजाय वहाँ एक धारणा है जिस पर वॉशिंगटन का प्रभाव है। वेनेजुएला की राजनीतिक दिशा, आर्थिक संपत्ति और वास्तव में बिना अन्य देशों के साथ संबंध, बिना देश पर शासन करने की जिम्मेदारी लेना। व्यवहारिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका नियंत्रित करता है वेनेजुएला की विदेशों तक पहुंच, जमी हुई संपत्ति और प्रभाव जो तेल लाइसेंस प्रदान किया जाता है अथवा निरस्त किया जाता है। ये भी निर्धारित करता है कि कौन से राजनीतिक अभिनेताओं को राजनयिक मान्यता प्राप्त होती है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की पहुंच को आकार देता है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान, खुफिया सहयोग, सुरक्षा समन्वय और नए सिरे से खतरा सभी को बलपूर्वक उस स्थिति को सुदृढ़ करते हैं। इनमें से कोई भी उपकरणों के लिए औपचारिक शासन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जोड़ा गया साथ में वे वॉशिंगटन को वेनेजुएला की पसंद को प्रतिबंधित करने की अनुमति देते हैं, जबकि परिणामों को संचालित करते समय अमेरिकी हितों के अनुकूल दिशा में। और ये मायने रखता है। औपचारिक नियंत्रण कानूनी और वित्तीय दायित्व होता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत एक कब्जेदार शक्ति सुरक्षा, मानवतावादी सहायता और नागरिक शासन के लिए जिम्मेदार होती है। इससे बचने के लिए अमेरिका अपने विकल्प खुले रखने में सक्षम है, अपनी देनदारियों को कम करना, और ये जानबूझकर किया गया है। ये प्रशासन को प्रभुत्व प्रदर्शित करने की अनुमति देता है, सभी जिम्मेदारियों को ट्रिगर किए बिना जो इसके साथ आता है। वही अस्पष्टता एक कार्य करती है। घरेलू राजनीतिक उद्देश्य भी यूएस कह रहा है नियंत्रण में, इसे व्यवसायी कहे बिना टालता है कांग्रेस की बहसें और सार्वजनिक प्रतिक्रिया। और ये कोई नया दृष्टिकोण नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस पहल पर भरोसा किया है। नोरिएगा के बाद पनामा में बार बार हस्तक्षेप के दौरान, हैती में और इराक के शुरुआती दौर में वॉशिंगटन ने जोर लगाया प्रश्नों का उत्तर दिए बिना अत्यधिक प्रभाव डालने का, वैधता या दीर्घकालिक जिम्मेदारी का। राष्ट्रपति ट्रंप उस पैटर्न का अनुसरण कर रहे हैं। ये अलगाव की गुंजाइश रखते हुए शक्ति दिखाता है या जिम्मेदारी बदलने से चीजें खराब होती हैं। आधिकारिक बयानों के आधार पर अमेरिकी दृष्टिकोण ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें शत्रुतापूर्ण नेतृत्व को हटाना, रणनीतिक संपत्तियों तक पहुंच को नियंत्रित करना, प्रतिद्वंदियों को पैर जमाने से रोकना और दीर्घकालिक शासन के प्रति कोई औपचारिक प्रतिबद्धता से बचना शामिल है। हालांकि कोई औपचारिक रोड मैप जारी नहीं किया गया, लेकिन संभावित क्रम धीरे धीरे दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आता है सुरक्षा सुदृढ़ीकरण, शेष वफादार इकाइयों को निष्क्रिय करना, प्रमुख बुनियादी ढांचे को सुरक्षित करना और खराब अभिनेता स्थिति का फायदा उठाने से बचना। दूसरा आर्थिक स्थिरीकरण है, जो तेल उत्पादन, मुद्रा नियंत्रण और चयनात्मक प्रतिबंधों से राहत अनुपालन से जुड़ी है। तीसरा है राजनीतिक प्रबंधन, चाहे समर्थन के माध्यम से, एक संक्रमणकालीन प्राधिकारी जो मौजूदा संस्थानों की निगरानी कर रहा है, या विवेकपूर्णतः आकार देना मडूरो के बाद की सरकार का। तो सवाल ये है कि अब क्या? सबसे पहले तत्काल परिणाम है। पहले भी वेनेजुएला के भविष्य पर विचार, चीन और रूस से प्रतिक्रिया का मूल्यांकन करना होगा। दोनों राष्ट्र मडूरो हमले से अपमानित हुए थे। वेनेजुएला उन्हीं राडारों का उपयोग कर रहा था जिन पर चीन प्रशांत क्षेत्र में किसी भी हवाई खतरे का मुकाबला करने का उपयोग करने की योजना बना रहा है। रूस को भी ऐसी ही बड़ी जनता की हार का सामना करना पड़ा है। ये वेनेजुएला की स्तरित वायु रक्षा प्रणाली के निर्माण के लिए जिम्मेदार था। राजधानी को एक किले के रूप में डिजाइन किया गया था ताकि अमेरिका द्वारा हवाई हमले करने के किसी भी प्रयास पर कड़ा प्रभाव डाला जा सके। इसके बजाय ये हेलीकॉप्टर से होने वाले छापे को हराने में पूरी तरह से विफल रहा, जो विवादास्पद रूप से हवाई लक्ष्यों में शिकार पर आसान है और पहले ही पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया गया था। एक भी गोली चलाए। ऑपरेशन सिर्फ वेनेजुएला के बारे में नहीं था, बल्कि किसी भी दुश्मन को देखने की क्षमता के बारे में था। ये निवारक प्रभाव कितना स्थायी है, ये अस्पष्ट है। क्षमता प्रदर्शित करने से दीर्घकालिक व्यवहार नहीं बदलता है। चीन और रूस बदल सकते हैं कि वे कैसे काम करते हैं और वे क्षेत्र में कितने दृश्य हैं,
लेकिन दोनों देशों के केवल आधारित व्यापक रणनीतिक लक्ष्यों को त्यागने की संभावना नहीं है। मडूरो की गिरफ्तारी पर निवारण निरंतरता और अनुवर्तन पर निर्भर करता है, जो दोनों ही वेनेजुएला में अभी भी अनिश्चित हैं। चीन की अगले कुछ वर्षों के भीतर ताइवान पर आक्रमण शुरू करने की पूरी उम्मीद है। इससे ये द्वीप के लोकतंत्र की रक्षा के मामले में अमेरिका के साथ सीधे टकराव में आ जाता है। कराकस पर छापा एक महत्वपूर्ण निवारक था एक सेना के लिए जो अमेरिकी वायु शक्ति का पूरी ताकत से मुकाबला करेगी। हालांकि कुछ आलोचकों का तर्क है कि छापे का केवल आंशिक मूल्य है। आखिरकार ये एक छापा था जो विशेषज्ञों द्वारा और अमेरिका की सबसे आधुनिक क्षमता के साथ रिवर्स इंजीनियर्ड यूएफओ टेक्नोलॉजी हथियार के साथ किया गया था। ये पूर्ण विकसित पारंपरिक संघर्ष नहीं था और कराकस में अमेरिका द्वारा उपयोग की जाने वाली संपत्ति अपनी प्रकृति से सीमित है। जैसा कि बताया गया है, अमेरिकी अभिजन सेना और चीनी अभिजन सेना के बीच का अंतर अमेरिकी पारंपरिक सेना और चीनी पारंपरिक सेना के बीच के अंतर से भी बड़ा है। लेकिन जैसे ही चीन ताइवान पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है, एक विवादास्पद तथ्य पर विचार करना होगा। इसके सेंसर एक प्रमुख अमेरिकी हमले का पता लगाने में पूरी तरह से विफल रहे। इससे पहले कि इसे नष्ट कर दिया जाए, अपनी क्षमताओं में विश्वास अत्यधिक सफल मडूरो छापे के बाद निश्चित रूप से है। जहां तक रूस की बात है, इसकी प्रतिक्रिया का सबसे अच्छा अनुमान इसकी हाल की प्रतिक्रिया से लगाया जा सकता है, जब जनवरी 2026 की शुरुआत में अमेरिकी सेना ने 2 रूसी छाया बेड़े के टैंकरों को जब्त कर लिया तो केवल राजनयिक विरोधी कार्यवाही थी। यूक्रेन के अंदर एक और हमला। वेनेजुएला में आगे क्या होगा, इसका सवाल भी इन दोनों देशों के इर्द गिर्द घूमता है। हमेशा की तरह व्हाइट हाउस ने मडूरो वेनेजुएला के बाद की कोई योजना प्रदान नहीं की है। क्या वेनेजुएला दूसरा इराक बन जाएगा? अब तक कोई सार्वजनिक रोड मैप का अभाव ये सुझाता है कि अस्पष्टता ही नीति हो सकती है, भले ही उसमें गंभीर जोखिम हो। अब तक भविष्य का केवल एक संकेत पिछले वेनेजुएला के चुनाव से लोकप्रिय विपक्षी उम्मीदवार एडमंडो गोंजालेस उरुटिया का समर्थन नहीं करना है, वह व्यक्ति जिसे व्यापक रूप से जीतने वाला माना जाता है। गोंजालेस उरुटिया का समर्थन गृह युद्ध या विद्रोह को रोक सकता है, जो अमेरिका के वेनेजुएला के तेल क्षेत्र के पुनर्निर्माण को विफल कर देगा। लेकिन कथित तौर पर इसे इसलिए खारिज कर दिया गया है क्योंकि गोंजालेस उरुटिया की चल रही साथी मारिया कोरिला मचाडो ने नोबेल शांति पुरस्कार जीता। इसके बजाय ऐसा प्रतीत होता है कि अमेरिका ने संकेत दिया है कि ये मडूरो के उपराष्ट्रपति के साथ काम करेगा, डेल्सी रॉड्रिगेज, या अपना खुद का वेनेजुएला सरकार की निगरानी करेगा, और इनमें अलग अलग जोखिम है। गोंजालेस उरुटिया का समर्थन वैधता प्रदान करता है, लेकिन अमेरिकी नियंत्रण को सीमित करता है। डेल्सी रॉड्रिगेज के साथ काम करने से निरंतरता बनी रहती है, लेकिन मडूरो को कायम रखने वाले नेटवर्क को मजबूत करने का जोखिम रहता है। सार्वजनिक रूप से प्रतिबद्ध होने से इनकार करके वॉशिंगटन लचीलापन बनाए रखता है, लेकिन स्पष्टता की कीमत पर। जब शक्ति विभाजित हो जाती है और स्पष्ट रूप से कोई भी प्रभारी नहीं रहता, तो लोग रुकते हैं और धक्का देते हैं एक साथ काम करने के बजाय, और इससे वेनेजुएला के अंदर ही समस्याएं पैदा होती हैं। राजनीतिक हस्तियां, व्यापारिक नेता और सैन्य नेता मूल्यांकन करने के लिए रुकते हैं कि कौन नेतृत्व करेगा और किसके पास वास्तविक शक्ति है। इस अनिश्चितता से आर्थिक संकट राजनीतिक स्थिरता के अभाव के कारण और गहरा सकता है, जो पुनर्निर्माण के प्रयासों को पागल बना सकता है। वास्तव में भविष्य की कोई गारंटी नहीं है और इस तरह की शक्ति हस्तांतरण में प्रायः अप्रत्याशित परिणाम होते हैं।